बच्चों, अब हम ज़ेनॉन ऑक्सीजन के कुछ यौगिक के बारे में जानेंगे। ज़ेनॉन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किस प्रकार के यौगिक बना सकता है। प्रायः देखा गया है कि ज़ेनॉन जो है वो जब यौगिक बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो XCO3, XCO4 और कुछ जब ये ऑक्सीफ्लोराइड भी बना सकते हैं, जैसे कि ज़ेनॉन के साथ ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो XCF2, XCOF2 और XCOF4 इस प्रकार से ये बना पाते हैं। और साथ ही साथ ये XCO2F2 ये भी बना पाते हैं। तो इस तरह से कुछ ज़ेनॉन ऑक्सीजन एवं कुछ ऐसे यौगिक हैं जिसमें कि ज़ेनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों होता है। तो यहाँ पर ज़ेनॉन ऑक्सीजन के साथ दो प्रकार के यौगिक बना रहे हैं, XCO3, XCO4, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलके या ऑक्सीफ्लोराइड जिसको कहेंगे XCOF2, XCOF4, XCO2F2। तो इसको बनाने की जो विधियां हैं, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि ज़ेनॉन के जो फ्लोराइड्स होते हैं उसके द्वारा हम XCO3 का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे जो XCF4 होता है, XCF4 वो जब जल के अणु के साथ क्रिया करता है तो जल के अणु के साथ क्रिया करके ये बनाता है ज़ेनॉन प्लस 2XCO3 प्लस 24HF प्लस 3 ऑक्सीजन, ये बना। तो XCO3 बनाने के लिए हमने लिया ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड और उसका जल अपघटन कराते हैं। तो ये ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड जल अपघटित होकर के ज़ेनॉन XCO3 एवं HF और O2 देते हैं। तो ये एक ज़ेनॉन के जो फ्लोराइड होते हैं, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का गुण भी हो जाएगा, क्योंकि ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड को जब जल अपघटित कराते हैं तो ज़ेनॉन XCO3, 4HF और ऑक्सीजन, जो अभी हमने देखा था XCF2 के लिए जल अपघटन का रिएक्शन उसी प्रकार का है, या वहाँ भी HF और ऑक्सीजन बना हुआ था। अब हम देखेंगे कि XCO3 को बनाने के लिए XCF6 भी किस प्रकार से क्रिया करता है। तो XCF6 का भी जब जल अपघटन कराया जाएगा, 3 जल के अणु लेते हैं तो भी XCO3 बनता है और 6HF बनता है। XCF6 जो है उसके द्वारा बना सकते हैं XCOF4 और XCO2F2, मतलब ज़ेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड बनाने के लिए भी ये XCF6 सहायक होता है। तो XCF6 का जब जल अपघटन कराया जा रहा है तो जल अपघटन कराने पर ये ज़ेनॉन XCOF4 बना पाता है और HF बनता है। दूसरी तरह से जब ये रिएक्शन करता है, यानी जब जल के अणु थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, 2 जल के अणु ले लेते हैं, तो ये बना पाता है XCO2F2, मतलब ऑक्सीफ्लोराइड भी बना सकते हैं इसकी सहायता से। तो ये HF बना। तो XCO3 जो होता है इसके बारे में जाना गया है कि ये एक रंगहीन विस्फोटक पदार्थ होता है, और जो XCOF4 होता है ये रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। तो इस प्रकार से कई बार ये प्रश्न भी आता है कि क्या XCF6 का जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ऐसा एक प्रश्न है आपकी बुक में कि क्या XCF6 का जो जल अपघटन है वह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो नहीं, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होता है, नहीं है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसका कारण ये है कि ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड में ज़ेनॉन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर आप देखोगे तो +6 आता है, और जब आप यहाँ भी XCOF4 में या XCO2F2 में दोनों में आप देखोगे कि इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ेनॉन का +6 ही होता है। क्योंकि जब आप इसे बनाओगे तो आप किस प्रकार से बना सकते हो, ज़ेनॉन XC, जैसे मान लीजिए हम ज़ेनॉन OF4 लिखते हैं और इसमें इसका पता करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो ये हमने माना X, ऑक्सीजन का -2, इसका -1 × 4 = 0, तो X -2 -4 = 0, तो X = 6 होगा, क्योंकि -2 -4 -6 होता है, और पक्षांतर करेंगे तो ये +6 आया। तो ज़ेनॉन XCOF4 जो है, यहाँ भी ज़ेनॉन +6 है, इसको अगर आप निकालोगे तो यहाँ भी X माने, यहाँ -2 × 2 यानी -4, और -4 -2 प्लस करेंगे तो -6, तो यहाँ भी पक्षांतर करने पर ये +6 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ज़ेनॉन या हेक्साफ्लोराइड जो है इस
ये जब जल अपघटित होता है तो XeOF4 बन सकता है या XeO2F2 बन सकता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। इसका कारण यही है कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में जेनॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है और जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जो है यहाँ भी जेनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। ऑक्सीकरण अवस्था पहले जैसी ही उत्पाद में दिखाई दे रही है, इसलिए यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। तो ऐसा एक प्रश्न आ सकता है। अब हम एक एक करके संरचनाओं पर जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी संरचना XeO3 की संरचना। XeO3 तो यहाँ जो केंद्रीय परमाणु है वो होगा जेनॉन। तो जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हमने कई बार देखा। तो 5s2 यानी हम इसको इस तरह से बना सकते हैं 5s को, और ये 5p और यहाँ पर हम बना देते हैं 5d। इस तरह से ये 5p 5s 5p और 5d। अब यहाँ विशेष बात यह है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6। तो बाह्यतम कोश को यदि बनाएंगे तो 2s और 2p, इस प्रकार से। इसमें 2d नहीं होता है, तो इस प्रकार ऐसा रहता है ये 2px py और pz। तो ये जो px तो कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन py और pz जो है वो अनपेयर्ड प्रेजेंट है इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में p में हम देख रहे हैं कि दो अयुग्मित है। तो p जो होता है उसमें एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है p में, और जो बाकी दोनों होते हैं वो पाई बनाते हैं, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करते हैं। तो यहाँ भी ये एक तो सिग्मा बनाएगा, यदि यहाँ पर 2 अयुग्मित दिखाई दे रहा है तो एक तो सिग्मा बनाएगा और दूसरा पाई बॉन्ड बनाता है। तो पाई बॉन्ड को हम यहाँ पे संकरण में काउंट नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि जेनॉन के चारों तरफ, चूंकि जेनॉन यहाँ केंद्रीय परमाणु है, तो जेनॉन के चारों तरफ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3, और एक ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ चूंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो जेनॉन के चारों तरफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है तो 3 दूनी 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब उसी आधार पर यहाँ उत्तेजन की क्रिया होगी। तो एक ये होगा, फिर एक ये होगा और फिर एक ये होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उत्तेजन की क्रिया है वो हम करा के देखेंगे। तो ये इस प्रकार से उत्तेजन की क्रिया हुई। तो ऐसे वो 3 अलग अलग स्टेप में होगा। हमने एक साथ ऐसा शो कर दिया है, लेकिन वास्तव में ये 3 बार में होता है। तो जब आप इसे बनाओगे तो ऐसा इसका उत्तेजन जो अवस्था है वो उसको आप इस प्रकार से दर्शाना, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 5s 5p और ये 5d। तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ से उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया है, तो इस प्रकार से होगा, ये हो गया। अब आप देखिए इसमें जो संकरण होगा वो होता है sp3 संकरण। sp3 संकरण, चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो 3 ऑक्सीजन में 3 पाई बनाने वाला होगा इलेक्ट्रॉन, पाई बंद बनाने वाला। 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला होगा। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले को हम इस तरह से संकरण में काउंट करेंगे, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनाने वाला होगा इसको हम संकरण में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड वाले हैं इलेक्ट्रॉन। जेनॉन केंद्रीय परमाणु है, उसके चारों तरफ 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑक्सीजन तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उत्तेजन तो हमें 6 कराना पड़ेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 उत्तेजन यानी 3 बार उत्तेजन कराना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें यहाँ पर 3 बार उत्तेजन कराना पड़ा। तो इसमें से 3 जो है वो तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम काउंट कर लेंगे संकरण में। तो होगा sp3 संकरण, एक s का और 3 p का। लेकिन जो बाकी तीनों है ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो ये संकरण में काउंट नहीं होता है। तो इसलिए अब इसकी यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर को शो करेगा। तो वास्तव में जो जेनॉन ट्राई ऑक्साइड है CO3 है, इसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी। तो इस प्रकार एक हमने लोन पेयर शो कर दिया, और यहाँ पर हम 1 2 3 ये तो हमने बना दिया
सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब ये क्या हो गया, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, और एक हम बना देंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा और एक पाई, तो इस प्रकार से यहाँ पे बनता है एक सिग्मा और एक पाई। ये सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। तो यहाँ इसकी संरचना वैसे चतुष्फल की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसकी संरचना हो जाएगी पिरामिडीय। क्योंकि sp3 संकरण है तो होना चाहिए था चतुष्फल की, लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसकी संरचना हो जाएगी पिरामिडीय। अब हम XeO4 के बारे में जानेंगे। तो XeO4 जो है, इसमें भी हम जेनॉन के पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं 54 Na5s2 5p6 और 5d वैकेंट होगा, 1 2 3 4 5 और ये 3, तो 5s 5p 5d। तो यहाँ पे पहले हम ये इस तरह से बना देते हैं, पूर्ण रूप से भरा हुआ जो है वो बना देते हैं, ये हुआ। अब इसमें से चूंकि ऑक्सीजन 4 है और 4 ऑक्सीजन का अर्थ ये होगा कि यहाँ पर जो अयुग्मित मतलब उत्तेजन है वो हमें क्या कराना पड़ेगा, यहाँ 3 कराए थे, 3 बार उत्तेजन कराए तो 6 इलेक्ट्रॉन मिला। अब चूंकि ऑक्सीजन के चारों जेनॉन के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन है, अर्थात यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जेनॉन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जेनॉन में जो उत्तेजन है वो 4 बार कराना पड़ेगा, एक बार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इसमें, फिर इसके बाद यहाँ, और फिर यहाँ से एक बार यहाँ। तो इस प्रकार से हमें 4 बार उत्तेजन कराना है। तो हम एक साथ ही बना दे रहे हैं, वैसे आप अलग अलग 4 स्टेप में से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वही नियम है, एक बार में चारों इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के आगे नहीं जाते हैं। यहाँ हम समय की कमी के कारण इस प्रकार से बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये उत्तेजित होकर के आगे चला जाता है, क्योंकि यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर आगे जाएगा, तो यहाँ नहीं रहेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जो संकरण होगा, ये यहाँ से भी, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आप ये मान लो कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब एक sp, यहाँ पर जो संकरण होगा, यहाँ भी sp3 संकरण ही होगा, sp3 संकरण होगा। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि चूंकि उत्तेजन तो हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक और आगे गया तो ये 7 और ये 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 4 है, ये जो 4 है वो ये 4 जो है वो तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, मतलब इस ऑक्सीजन में जो 2py है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर हम एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन रेड से शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपका शो हो रहा है ऑक्सीजन का, ये हम एक ऑक्सीजन का कौन सा, py का, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और बाकी जो 4 हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये पाई बॉन्ड बन रहा है, इसको हम संकरण में काउंट नहीं करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर आगे गया था ना, यहाँ पे हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया था प्रारंभ में, अभी हमने यहाँ से रेड से शो कर दिया। तो वास्तव में यहाँ एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो अब इसकी संरचना क्या हो जाएगी, चतुष्फल की ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है, और हमने देखा कि इसमें जो संकरण है वो क्या है, sp3 संकरण है। तो आप इसे और अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा बन गया है, लेकिन आप इसे सीधा करके बनाएंगे, है ऐसी ही संरचना। तो आपको बस ये शो करना है कि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो वास्तव में वो डबल बॉन्ड किस लिए है, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन में py में एक इलेक्ट्रॉन है, pz में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक सिग्मा बनाएगा और एक पाई बनाएगा। तो जो सिग्मा बनाता है उसको हम संकरण में काउंट करते हैं, जो सिग्मा नहीं बनाएगा, पाई बनाएगा, उसको हम संकरण में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, ये पाई 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 और ये पाई, जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। इसकी संरचना जो है विकृत नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये संरचना इसकी क्या होगी, चतुष्फल की। तो ये तो हमने देखा कि जेनॉन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके XeO3 और XeOF4 जो यौगिक बनाते हैं उसमें किस प्रकार से संरचना व्यक्त की जाती है। XeOF2
की संरचना को जब हम जानेंगे तो जेनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5s2 5p6। अब जेनॉन में ऑक्सीजन और फ्लोरीन चारों तरफ है, मतलब एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन यानी यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसलिए जेनॉन में से 2 उत्तेजन कराएंगे, तो 2 उत्तेजन कराने पर यहाँ पे ये होगा, 2 उत्तेजन कराएंगे तो ये इस तरह से आएगा 1 2 3 और ये 4। तो ये Xe का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्तेजित अवस्था का बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा। अब हमको ये सीखना है कि इसमें वास्तव में कौन सा संकरण होगा। तो F2 तो ठीक है क्योंकि 2pZ1 है तो वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसमें 2 है, एक pZ और pY, उसमें एक युग्मित है, तो एक उसमें सिग्मा बनाता है और एक पाई बनाता है। तो यहाँ पर जो XeOF2 है उसमें से एक जो है वो ये जो है ये करेगा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो होगा sp3d, ये एक S का 3p का और एक D का। अब sp3d संकरण होगा जिसमें से ये हो गया फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इसमें संकरित कक्षक बनने के बाद फ्लोरीन के 2 जो कक्षक है ना 2pZ1 वहाँ पे अतिव्यापन होगा, तो ये बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। और ऑक्सीजन में जो भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक सिग्मा बॉन्ड वाला है और एक पाई बॉन्ड वाला है, तो ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम संकरण में काउंट नहीं करेंगे। तो XeOF2 जो है इसकी संरचना ऐसी हो जाएगी जैसे XeOF2 जब हम कहते हैं तो O यदि है तो ऑक्सीजन में 2 प्रकार का बॉन्ड बन रहा है, एक तो सिग्मा और एक क्या बनना पाई, तो ये हुआ। और यहाँ पर ये F ये 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 लोन पेयर है, एक और ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस प्रकार से ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ये। और इसमें जो संरचना है VSEPR थ्योरी के आधार पर इसमें जो संरचना होगी वो कैसी संरचना होगी, टी आकार की होगी, ये टी आकार की इसकी संरचना हो गई। तो होना क्या चाहिए था, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, क्योंकि sp3d है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होना चाहिए, लेकिन इसकी संरचना हो जाएगी टी आकार की। अब हम देखेंगे XeOF4। तो XeOF4 में जैसे अगर हम जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो ये इस प्रकार से बनता है। तो ये यदि हम जेनॉन बनाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 5s 5p और ये 5d, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से पहले हम जो आद्य अवस्था को स्टार्टिंग में बनाते हैं, फिर हम ये चेक करते हैं कि जेनॉन के चारों तरफ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन का 4 है, मतलब 4 अयुग्मित फ्लोरीन का हो गया, और एक ऑक्सीजन है मतलब 2 अयुग्मित ऑक्सीजन के हो गया, तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जेनॉन के चारों तरफ। तो इसमें कितना उत्तेजन कराना पड़ेगा, हमें 3 बार उत्तेजन कराना पड़ेगा, 1 2 और ये 3, तो 3 बार उत्तेजन कराएंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। ये तो 1 2 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 बार उत्तेजन कराए तो इस प्रकार से ये बना। तो एक S का 3p का और 3d का, ऐसा लगता है पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि जो संकरण होगा वो यहाँ पर क्या होगा, sp3d2 होगा। भले ही यहाँ उत्तेजन हो रहा है लेकिन चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर एक है तो एक ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2py और 2pz, जिसमें से 2py जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2pz जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पाई बॉन्ड वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये बनाएगा पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड बना रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे, तो कौन सा संकरण होगा, sp3d2, sp3d2 संकरण हो गया। तो sp3d2 संकरण हुआ, और यहाँ पर होना चाहिए था इसकी का जो स्ट्रक्चर है वो अष्टफल की, लेकिन यहाँ पर इसकी संरचना हो जाती है वर्ग पिरामिडी। तो Xe यहाँ पर हम इसकी संरचना वर्ग पिरामिडी शो करेंगे, क्योंकि देखिए कितने फ्लोरीन है, 4, तो यहाँ हमने बना दिया 4 फ्लोरीन, ये हो गया 4 फ्लोरीन, ठीक
ठीक है। और यहाँ पर हम इस प्रकार से इसकी संरचना को वर्ग पिरामिडी के फॉर्म में शो करेंगे, जिसमें से ये जो है ये इस प्रकार से है और ये XeOF4। तो XeOF4 इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन में तो हमने देखा है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो बनाना ही है, क्योंकि एक सिग्मा बना रहा है और एक पाई बना रहा है। यानी यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनों को शो करेंगे तो जैसे ये जैसे मैंने ब्लू से शो किया है, तो फ्लोरीन के मान लीजिए, तो यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 4। तो ब्लू से मैं शो कर देती हूँ, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 और ये 4। मतलब फ्लोरीन का 2pz में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन जो है, और sp3d2 का जो 4 कक्षक है वो फ्लोरीन के 4 2pz के साथ अतिव्यापित होकर इस प्रकार से बॉन्ड बनाया। और जो बचा हुआ यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक जो है, एक ये जो है ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऑक्सीजन में भी एक तो सिग्मा बनाता है, तो ये हो गया ऑक्सीजन का, और ये दूसरा जो है वो पाई बनाएगा। तो ये वाला जो है एक पाई बनाया और एक सिग्मा, तो इस तरह से ये बन गया। तो एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ जो संकरण होगा sp3d2 तो होना चाहिए था अष्टफल की, लेकिन इसकी संरचना हो गई वर्ग पिरामिडी। ये इसकी संरचना हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे XeO2F2, ये वाला, इसकी संरचना को देखेंगे। तो XeO2F2, इसमें भी हम सबसे पहले जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो 5s2 5p x2 5p y2 और 5pz2 इस प्रकार से है, और यहाँ पर ये 5d 5p और ये 5s, ये हुआ। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 है और फ्लोरीन 2 है। तो आप पहले अंदाज लगाओ कि जेनॉन के चारों तरफ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जेनॉन के चारों तरफ ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित होता है ना। तो 2 दूना 4, और फ्लोरीन 2 है, तो 4 और 2 6। तो यहाँ भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी हम देखेंगे 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके चारों तरफ। तो यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 दूना 4, और फ्लोरीन में 2pz 1 है, मतलब एक अयुग्मित है, तो 2 फ्लोरीन है, 2 अयुग्मित हो गया। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जेनॉन के चारों तरफ 6 है। तो यहाँ भी उत्तेजन 3 बार कराना पड़ेगा, 1 2 और ये यहाँ से चला जाएगा इसमें 3। तो इस तरह से यहाँ पर हम उत्तेजन कराएंगे। एक 2 3 इस प्रकार से 3 बार ये उत्तेजन कराए। तो यहाँ जो चूंकि ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड बनेगा। तो sp3d ये हो गया, तो sp3d, और ये जो दोनों है ये एक पाई बॉन्ड को, मतलब दोनों 2 ऑक्सीजन है तो दोनों में पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको संकरण में काउंट नहीं करेंगे। तो वास्तव में इसकी संरचना होगी sp3d के कारण होना चाहिए था इसमें त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन विकृत त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी संरचना होगी। तो हम पहले फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शो कर देते। तो ये फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन, जो हमने ब्लू से फ्लोरीन को शो कर रहा है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को, और रेड से हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो ऑक्सीजन में एक सिग्मा, फिर एक सिग्मा, तो ये काउंट हो गया संकरण में, एक पाई और ये पाई, तो ये हो गया पाई बॉन्ड में। तो इस प्रकार से इसकी संरचना को हम, ये जो अतिव्यापन है 2pz और 2py 2pz जो ऑक्सीजन का है, इसके बीच जो संकरण है उसको हम शो कर सकते हैं। तो इसकी जो संरचना हम बनाएंगे, तो जेनॉन है और O2 है, तो O2 मतलब यहाँ पर ये हम बना दिए O2। तो इस प्रकार से 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये हो गया। तो यहाँ पर ये O2F2 है, तो ये F2 हो गया 2। अब हम देखेंगे कितना लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है, देखो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये हो गया लोन पेयर, तो ये प्रेजेंट है। तो इसकी संरचना हो गई विकृत त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। होना चाहिए थे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन इस लोन पेयर के कारण VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी संरचना विकृत होकर के हो गई
विकृत त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो इस प्रकार XeOF2 की संरचना sp3d के कारण होना चाहिए था त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन VSEPR थ्योरी के आधार पर T हो गया, T शेप का हो गया। XeOF4 का जो स्ट्रक्चर है वो होता है वर्ग पिरामिडी, क्योंकि यहाँ भी VSEPR थ्योरी के कारण यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके कारण यहाँ भी इसकी संरचना विकृत हो गई, अष्टफलकी के स्थान पर हो जाता है वर्ग पिरामिडी। और XeO2F2 में भी sp3d संकरण है, यहाँ भी संरचना होनी चाहिए था त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन यहाँ भी विकृत हो जा रहा है क्योंकि यहाँ भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये जो ऑक्सीजन में हम डबल बॉन्ड शो करते हैं, इसका अर्थ होता है कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। बाकी जो सिंगल बॉन्ड है ये तो सिग्मा बॉन्ड होता ही है, और ये लोन पेयर को शो करता है। इसी लोन पेयर के कारण इसकी संरचना हो गई विकृत त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ज़ेनॉन किस प्रकार से यौगिक बनाता है।